बोझ भी तो पड़ेगा। अब शिवराज जी, मेरा ये सवाल है, मैं कई अर्थशास्त्रियों को सुन रही थी, जी राम जी बिल दोनों ही सदनों से पास होने के बाद उनका ये कहना है दक्षिण भारत के राज्य जो पहले से संपन्न हैं उन लोगों ने मनरेगा में भी ज्यादा काम दिया उत्तर भारत के कई राज्यों के मुकाबले। उत्तर भारत में कई ऐसे राज्य हैं जो पहले से गरीब हैं, उनके पास कहां से पैसा आएगा जो 40% जी राम जी के लिए खर्च करेंगे? पहली चीज तो ये कि राज्यों को धन का आवंटन, आवश्यकता, विकास के काम की जरूरत, रोजगार की आवश्यकता, विकास के काम और परफॉर्मेंस। हम परफॉर्मेंस को, मैं अच्छा परफॉर्म करने वाले सभी राज्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बेटर परफॉर्मेंस करने वाले राज्यों के साथ पूरा न्याय होगा। परफॉर्मेंस भी इसका एक आधार होगा। जो बेटर संरचना खड़ी कर पा रहे हैं, बेटर काम कर पा रहे हैं, वो कोई भी राज्य हो, दक्षिण के राज्य बेटर परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको उसमें फायदा मिलेगा। इसमें पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ नहीं है, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। सब हमारे लिए एक जैसे हैं और जो बेटर परफॉर्म करेंगे तो परफॉर्मेंस भी एक आधार रहेगा। मान लीजिए किसी राज्य के पास फंड की कमी आ गई, वो 40% नहीं दे पा रहा है, उसके लिए क्या योजना है आप लोगों की? देखिए, ये एक्ट है, कानून है, ठीक है, और सीधे इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है कि जो योजना काम की गारंटी की है उसको मिलकर पूरा करें। अब इसके बजट को अगर आप देखेंगे, जो हमने प्रारंभिक रूप से सोचा, जो प्रस्तावित है, जो अंतिम नहीं है जी, पिछले साल तक 88,000 करोड़ रुपया इसमें खर्च हो रहे थे, जिसमें मटेरियल का 25% राज्य देते थे। ये सबकी जानकारी में। लेकिन अब पहले साल ही इस बिल को लागू करने के बाद, इस योजना को लागू करने के बाद जो प्रस्तावित खर्चा वो 1,51,282 करोड़ रुपया है, जिसमें केंद्र का अपना हिस्सा होगा 95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का। मतलब अभी ओवरऑल 86,000 में केंद्र और राज्य दोनों थे, अब वो 1,51,000 करोड़ से ज्यादा का हो गया। तो ज्यादा दिन रोजगार देने के लिए ज्यादा पैसे की व्यवस्था, नंबर 1। ज्यादा विकास के कामों की व्यवस्था, नंबर 2। विकास के काम होंगे राज्य के गांव में, तो राज्य तो वैसे भी उन कामों को करते ही, राज्य स्कूल का भवन बनाता है, राज्य आंगनबाड़ी बना, तो 100% अपना पैसा लगाता है। अब तो 60% पैसा भारत सरकार का मिलेगा, तो वस्तुतः इससे राज्य को घाटा नहीं होगा। ज्यादा पैसा जाएगा, उसमें 60% हिस्सा केंद्र का होगा, तो उनके यहाँ तो ज्यादा विकास के काम होंगे, तो वो बाकी स्रोत से जो काम करते थे वो इससे हो जाएंगे। अब दिक्कत दरअसल ये है कि ज्यादातर राज्यों में बीजेपी एनडीए की सरकार है, अब वहां से तो विरोध की बहुत आवाज सुनाई नहीं देगी। विरोधी दल सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आपका ये कह रहा है कि मनरेगा का पैसा उन लोगों ने सही तरीके से खर्च नहीं किया और भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ। अब मैं एक महत्वपूर्ण सवाल पर आ जाती हूं। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, 2047 का बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का, आप लोगों का लक्ष्य भी है शिवराज जी, लेकिन उसके ठीक पहले आज भी देश में 2023 की एनसीआरबी की एक रिपोर्ट बताती है 10,700 से ज्यादा खेती किसानी से जुड़े लोगों ने आत्महत्या की है। तो ये तो दयनीय तस्वीर है। अगर ऐसे आत्महत्या होती रही तो फिर कैसे बनेगा विकसित भारत? मैं एक बात, एक तो एक भी आत्महत्या दुर्भाग्यपूर्ण है, कारण अलग अलग होते हैं और उसमें केवल एक वर्ग नहीं। आप देखेंगे तो जब सुसाइड करते हैं, एक भी सुसाइड, मैं तो बहुत व्यथित हो जाता हूं, क्योंकि मानवीय जीवन सबसे बहुमूल्य है। लेकिन ये अलग अलग वर्गों में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है। मैं दूसरी सच्चाई आप ये जाने कि अभी एक नहीं अनेकों रिपोर्ट्स हैं, गांव में जो हमारी ग्रामीण आबादी है, ग्रामीण, उसकी समृद्धि बढ़ी है, उसकी खर्च करने की ताकत बढ़ी है। अब केवल खाने पीने पर नहीं, उपभोग पर वो जितनी धनराशि खर्च करती है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। तो ऐसा निराशाजनक दृश्य नहीं है। आप अगर देखेंगे 4 करोड़ मकान गरीबों के लिए बने हैं, 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं, 10 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बने हैं, घर में नल लगा के जल देने की व्यवस्था लगभग 14 करोड़ घरों में की गई है। अगर आप देखेंगे तो अभी जो फ्री बिजली की बात की, मुफ्त बिजली सूर्य घर वाली जो योजना है, 7.5 लाख लोगों को मुफ्त बिजली मिलने लगी है। अलग अलग योजनाएं, पीएम किसान सम्मान निधि से मैं गिनाऊं तो इतनी योजनाएं हैं कि उसका लाभ भी हमारे भाई बहनों को मिल रहा है।
और 25 करोड़ लोग लगभग गरीबी रेखा के बाहर हुए हैं। तो देश तेजी से बदल रहा है, नहीं बदल रहा है ऐसी बात नहीं है, और काम करने की जरूरत है, कोई दो मत नहीं, लेकिन हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तेजी से बदल रहे हैं। गरीबी, मैंने कहा कि गरीब रेखा के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन और समृद्धि के लिए अभी काम करना है। ठीक है। एक और आरोप आप लोगों के ऊपर है कि बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। कोई भी बिल लेकर आती है, ताबड़तोड़ उस पर खुद नेताजी लोग सत्ता पक्षी अपने भाषण देते हैं, विपक्षी दलों की आवाज दबा दी जाती है और उसके बाद तुरंत आप लोग संख्या बल ज्यादा है तो पास करवा लेते हैं बिल को। जी राम जी को लेकर भी इसी तरह की चित्रा जी, हमारे साथ अन्याय मत कीजिए। आवाज तो मेरी दबाने की कोशिश की गई। मैं दोनों दिन रात को, जब लोकसभा में चर्चा हुई, रात को 1:30 बजे तक मैंने सबको सुना, एक एक माननीय सदस्य को सुना, और मैं सबकी गरिमा का आदर करता हूं, आप जानते हैं। एक एक के सुझाव मैंने अफसर पे नहीं छोड़े कि तुम नोट करना, मैंने एक एक के स्पीच के मुख्य तत्व क्या हैं वो नोट किए, और मैंने पहले उठ के कहा था, आप डिबेट देख लीजिए, कि ये लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, ये सदन ईंट और गारों का भवन नहीं है। आप अपनी बात कहिए, जितने कहेंगे हम सुनेंगे। 98 लोग बोले, 98 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो लोकसभा में बोले, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि मेरी बात भी जरूर सुनिए, आपकी आवाज दबा दी जाती है। मेरा जवाब सुनिए। तो एक औचित्य तब होता कि मेरी पूरी बात सुनते और उसके बाद विरोध करते, तो बात थी। बोलने ही ना दें, इस मानसिकता में बैल में कूद गए, पेज फाड़ के फेंक रहे हैं। और वैसे हल्ले गुल्ले में भी मैंने अपनी बात कहने का प्रयास किया। लोकतंत्र को दबाना, कुचलना, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार करना, इसको कहते हैं। आप स्पीकर के सामने टेबल रखी थी, उस पर चढ़ गए, आप पीछे से घुस के आने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कोई उचित था क्या? भाई बेहतर ये होता है कि आपकी बात सुनी, आप मेरी बात सुनते हैं, फिर आप कहते कि नहीं, लेकिन बोलने ही मत दो, सच उजागर मत होने दो, दबा दो। विपक्षी दल तो झगड़ा भी लगा रहे थे, उन्होंने कहा कि शिवराज जी तो बड़े लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं, लेकिन ये वाला जो बिल जिस रूप में लाया गया या जिस तरह से पेश किया गया, उसके पीछे आपकी सोच नहीं है, आपको कहा गया और फिर आपको करना पड़ गया। देखिए, आपकी तो बड़ी तारीफ कर रहे थे विपक्षी दल, लेकिन निशाना कहीं और साध रहे थे। मैंने बताया कि 1-1.5 साल से इन सब चीजों पर चर्चा चल रही थी कि इन चीजों को कैसे ठीक किया जाए। अंततः ये लगा कि ये थेगड़े लगा के ठीक नहीं हो सकता कि इतना ये कर दो, यहाँ पैंच कस दो, यहाँ कोई नया नट बोल्ट लगा दो, उससे नहीं होगा। अंततः इसको बदलना ही पड़ेगा। तब ये फैसला हुआ। और आप देखिए, अब नया बजट आने वाला है, बजट बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। हम 1 साल विकसित गांव के लिए हम क्यों व्यर्थ जाने दें? नए बजट में इस हिसाब से जो नया स्वरूप, नई योजना बनी है, उसके लिए प्रावधान हो जाएगा, और उसके बाद हम अप्रैल में ये योजना लागू कर देंगे। तो कुल मिला के समय तो तेजी से गुजर रहा है। अब विकसित भारत के लिए कोई 14 महीना इंतजार करो कि अब और विचार चलने दो, उसकी जरूरत नहीं थी। सारी चीजें रखी। ये जी राम जी नाम कहां से आया? अब देखिए शिवराज जी, आप कितना भी इसका विस्तार में विश्लेषण करते रहिए, लेकिन ये तो सोच सही होगी ना कि किसी ने जानबूझकर ऐसा नाम रखा है ताकि राम के नाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े और बताती रहे कि राम का मंदिर हम ही ने बनवाया, और राम की अगर कोई रक्षक है, उनकी बातों का विस्तार करने वाली, तो वो बीजेपी। मैं दोनों बातें कहता हूं कि राम के बिना देश की पहचान नहीं है। ये प्रतिपक्षी मित्र भी जब बोल रहे थे तो सबने भगवान श्री राम का आदर के साथ नाम लिया सबने। मैं पूरी बहस को देख रहा था एक एक को। दूसरा, मैंने बताया कि इसमें राम राज्य के आदर्श शामिल है, जो मैंने पहले विश्लेषण किया, और इसलिए नाम पूरा उसका शॉर्ट फॉर्म अगर जी राम जी हो गया तो इसमें दिक्कत क्या है, आपत्ति क्या है? जानबूझ के राम के नाम से आप लोगों में मजा आता है चिढ़ाने में एक वर्ग को। किसी को चिढ़ क्यों होती है? लेकिन ये चिढ़ाने के लिए नहीं किया, ये तो सबको रोजगार मिले, गांव विकसित हो, और संसाधनों का बंटवारा पंचायतों के बीच भी तर्कपूर्ण हो, न्याय संगत हो, इसकी कोशिश की गई। आप लोगों ने भी तो नाम ऐसा रखा कि मतलब उस पर हिट करे, सारा फोकस उसी पर हो, मनरेगा का जिक्र नहीं हो, काम कितना हुआ जिक्र ना हो, सारा फोकस उस नाम पर आकर टिक जाए। ये काम केवल नाम का नहीं, ये काम की योजना है। अब देखिए, इसमें एक प्रावधान कि 125 दिन का रोजगार तो सुरक्षित रहे, लेकिन
कृषि कार्य जब पीक पे होते हैं, बोनी का या कटाई का जो समय होता है, उस समय खेती में भी खेती के कामों के लिए भी उपलब्धता रहे मजदूर भाई बहनों की। शरद पवार जी ने जब कृषि मंत्री थे तब ये बात कही थी। रघुवंश बाबू जी ने जब ये बिल पेश किया था, पूरी डिबेट मैंने पढ़ी, उनने भी कहा था कि यार खेती के काम के लिए भी तो चाहिए मजदूर। और 86% से ज़्यादा हमारे किसान लघु और सीमांत हैं। छोटे छोटे किसान 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़, 1 हेक्टर तक के किसान हमारे बड़ी संख्या में हैं। लेकिन उनको जब कटाई करनी होती तो अकेला परिवार नहीं काट सकता, क्योंकि कम समय में ही काटना पड़ता, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, तब उनको भी जरूरत पड़ती। तो इसके प्रावधान अगर आप देखें कि रोजगार ज़्यादा दिन मिले, ठीक है, 125 दिन इसलिए किए, लेकिन जब पीक सीजन आए और जब राज्य समझे कि 15 दिन इस योजना के तहत काम रोक के कृषि कार्य के लिए भी श्रम की उपलब्धता हो, तो उसका प्रावधान भी किया। तो बहुत बैलेंस है ये। ठीक है, बार बार कृषि का भी भला है, तमाम खूबियां आप इसका गिना रहे हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए मैं आ जाती हूं कुछ ऐसे सवाल पर। आजकल आपके रील बहुत वायरल होते हैं, बहुत कम ऐसे नेता केंद्र में देखने को मिलते हैं जिनके रील वायरल हो। कभी आप मंच पर चढ़कर अपने दिल के वो जज्बात बताते हैं कि जब आपको पता चला कि मोहन यादव जी को सीएम बनाया जाएगा तो आपने अपने ऊपर कैसे धैर्य रखा, तो वो क्या वाकया था, आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैंने खुद कवरेज की थी उस दौरान पूरे मध्य प्रदेश की, और मैंने देखा था आपकी लोकप्रियता कितनी ज्यादा है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश से ही निकली, जो पूरे देश में अलग अलग नामों से जारी है, उसका भी श्रेय यकीनन आपको जाता है। तो क्या भाव रहा था उस समय जब कुर्सी चली गई थी सीएम वाली? जब जिंदगी मिशन बन जाती है और आप एक बड़े लक्ष्य के लिए काम करते हैं, तो आपके पास कौन सा काम है ये मायने नहीं रखता, आप उस काम को कैसे कर रहे हैं मायने ये रखता है। मैं अपना मानव जीवन एक सार्थक और सफल मानव जीवन जीना चाहता हूँ। सफल वो है जो दूसरों के काम आए, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। और उसका माध्यम क्या है? भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी के एक विशाल आंदोलन में, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के महायज्ञ में अपनी आहुति हमको देना है। तो पार्टी तय करती है कि किसको कौन सा काम करना है। जो काम जिसकी तरफ पार्टी ने तय कर दिया उसी को भगवान की पूजा मान के करना, ये मेरा स्वभाव है। और इसलिए जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का दायित्व दिया, वो भी मेरी पार्टी ने ही दिया था, उसको पूरी निष्ठा से, परिश्रम से, मेहनत से, ईमानदारी से निभाते हुए मध्य प्रदेश का विकास और जनता का जो भला कर सकता था मैंने भरसक कोशिश की। लेकिन जब ये मेरी तरफ काम तय हो गया कि अब केंद्र में जाओ, तो यहाँ कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। कई बार हम जो काम होता है उसको ठीक से करते नहीं हैं, और जो नहीं होता उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उसमें सारी चीजें बिगड़ती हैं। ये तो आध्यात्मिक बातें ज्यादा नहीं होगी शिवराज जी? मतलब 4 बार का इतना लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जब उनको कहा जाए कि नहीं अब आप मुख्यमंत्री नहीं होंगे, और उज्जैन के जो विधायक और उस समय शिक्षा मंत्री भी थे, उनको जब कुर्सी देने की बात हो जाए, तो इतना आसान तो नहीं होता है कुर्सी छोड़ना। आज आप जितनी भी अच्छी बातें कर लें, क्योंकि उसको 2 साल से ऊपर का वाकया हो गया, लेकिन मन में रहा तो होगा ना? नहीं, मैं तो हमेशा प्रसन्न रहा हूं। उस समय ये जरूर लगा मुझे अपनी भावनाओं पे कैसे कंट्रोल किया आपने? ऐसा है कि कहीं मीडिया वाले इतना जहां जा रहे हैं आप हर जगह आपको कैप्चर किया जा रहा था, हमारे भी कैमरे पीछा कर रहे थे, कैसे खुद के अंदर धैर्य बना के सही कार्यकर्ता वो है जो कसौटी पर खरा उतरे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि सात्विक कार्यकर्ता कौन? मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धियो निर्विकारा कारतक कर्ता सात्विक उच्चते। सिद्धि असिद्धियो निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्चते, मतलब जो अपने काम से काम रखे, किसी से प्रेम है, किसी से द्वेष है, इससे दूर रहे, अहंकार से रहित रहे, धैर्यवान हो, उत्साह से भरा हो, और जो काम दिया गया वो करे, सफलता मिले चाहे असफलता, कोई फर्क उसके ऊपर नहीं पड़े, वो कार्यकर्ता सात्विक कार्यकर्ता है। गीता का निष्काम कर्मयोग भी यही कहता है कि कर्मण्यावाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचिन, कर्म किए जा, परिणाम की चिंता मत कर।
तो जो काम तुम्हारी तरफ है वो करते चलो। हाँ। यही भाव हर परिस्थिति में स्थिर रहने का एक स्वभाव पैदा करता लेकिन है। साधारण मनुष्यों में ऐसा धैर्य होता नहीं है। अब हम लोग सूत्रों के हवाले से खबर चला रहे थे कि शिवराज जी बनेंगे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। बताइए, सारे सूत्र हमारे बेकार हो गए। और नितिन नवीन, वो 45 साल की उम्र है, बिहार में कहा वो 5 बार के विधायक, और उनको अध्यक्ष बना दिया गया है। नितिन जी हमारे आदर्श कार्यकर्ता हैं। मैंने उनको कई वर्षों से काम करते हुए देखा है। युवा मोर्चे के कार्यकर्ता के नाते एक आइडियल युवा कार्यकर्ता थे वो। उन्होंने संगठन के दायित्व को बखूबी निभाया। जब छत्तीसगढ़ के प्रभारी का दायित्व उनको दिया गया तो सचमुच में जिसको एक आदर्श काम कहते हैं संगठन का और चुनाव में पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को लगा के विजय प्राप्त करने का उन्होंने अद्भुत तरीके से किया। मंत्री के नाते भी उन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता का परिचय बिहार में काम करते हुए दिया। अब देखिए, नया नेतृत्व उभारना, नई पीढ़ी को अवसर देना, ये विशेषता और ये साहस अगर किसी में है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भाई हम कुछ लोगों की बपोती थोड़ी कि इतने साहस है या दुस्साहस है। बड़े नेता नाराज नहीं हो जाएंगे। आप थे, धर्मेंद्र प्रधान जी थे, और भी तमाम, भूपेंद्र यादव, कई नेता रेस में लगे हुए थे। सब प्रसन्न हैं और अपने अध्यक्ष जी के नेतृत्व में काम करने के लिए हम उतावले हैं। अब टीवी पर तो स्माइल करनी ही पड़ती है ना। मैं नितिन जी से मिलके आया और मैं यही कह के आया जी कि जो काम आदरणीय अध्यक्ष जी आप देंगे, जी जान लगा के उसको करेंगे। यही सच्ची पार्टी के लिए काम करने की स्पिरिट है। और मेरा पूरा विश्वास है नितिन जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगी। वो हमारे अध्यक्ष नेता हैं, हम उनके कार्यकर्ता। आजकल आप ये भी कह रहे हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाले डायलॉग भी आपकी ओर से बोले जा रहे हैं तो अध्यक्ष पद को लेकर। मैं ये कह रहा हूं कि भाई, हम जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने कितनी उम्र थी हमारी? हम भी तो 45 साल के ही थे। तो हम बने तो ठीक था, और दूसरा बन गया तो गलत हो गया। तो मैंने यही कहा कि भाई सास भी कभी बहू थी, उसमें क्या दिक्कत है? अब आप बताइए, आपने खुद गिनाया, मैं 4 बार मुख्यमंत्री रहा, 6 बार विधायक, 6 बार सांसद, और पार्टी के कई पदों पर। बिल्कुल। कौन ने बनाया? पार्टी ने बनाया। और इसके बाद 2019 में आप उपाध्यक्ष थे, अब अध्यक्ष की ही कुर्सी बाकी थी। इसके बाद भी अगर कोई रोए तो उससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। इतना दिया पार्टी ने कि अकेला मेरे ही ठेका है कि मुझे ही सब मिले। इतनी कार्यकर्ताओं की, लाखों कार्यकर्ताओं की मालिका है भारतीय जनता पार्टी के, समर्पित कार्यकर्ता। कई के तो अखबार में नाम नहीं छपते, कई ऐसे लाखों जिनको कभी टिकट नहीं मिला। सामान्य कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता, बिना कुछ प्राप्त किए, गले में माला पहने बिना, जय जयकार के नारे उसके लिए नहीं लगे, लेकिन लगा है काम में, लगा है काम। चले जाओ बिहार तो बिहार में 4-4, 6-6 महीने, चले जाओ बंगाल तो बंगाल पहुंच के काम कर रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करता हूं। ये अद्भुत पार्टी है, अद्भुत कार्यकर्ताओं की। और यही पार्टी है जो एक कार्यकर्ता को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के दिखाती है। इस पार्टी को भी प्रणाम और इसके कार्यकर्ताओं को भी प्रणाम। आपकी ये सहजता है, इतने सरल तरीके से आप अपनी बातें कहते हैं। अब आपके सामने पश्चिम बंगाल जीतने का लक्ष्य है। एक नेता के तौर पर अगर मैं जानना चाहूं, क्योंकि बंगाल में आज तक भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप में सत्ता में नहीं आई है, और ममता बनर्जी ने भी ऐलान कर दिया। आप इधर जी राम जी बिल की खूबियां गिना रहे थे, उन्होंने कह दिया महात्मा गांधी का नाम ये हटाना चाहते हैं, तो उन्होंने अपनी एक योजना का नाम बदलकर अब महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा कर दी। ये तो राजनीति है और उनको करने का हक है, वो करें। लेकिन हम तो काम करना चाहते हैं, बेहतर काम करेंगे अपनी जनता के लिए भी। और पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में आए, इसका इंतजार कर रहा है। उत्तर प्रदेश में पीडीए पॉलिटिक्स बहुत चल रही है। अखिलेश यादव पीडीए का झंडा बुलंद किए हुए हैं। वहां के अध्यक्ष के लिए भी वो कह रहे हैं कि बताइए, 7 बार के जो सांसद थे उनको यूपी का अध्यक्ष बनाया, जो कुर्मी जाति से आते थे, और एक जो अपर कास्ट से आते हैं बिहार के, उनको बिठा दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर। भारतीय जनता पार्टी समाज के हर वर्ग की पार्टी है, और यहाँ काम हम केवल जाति देख के नहीं देते। हर वर्ग हमारा अपना है। हम सब भारत माता की संतानें हैं। सबको न्याय, सबका साथ, सबका विकास, ये हमारा धर्म है। एक आखिरी सवाल छोटा सा, जिसका मैं जवाब चाहूंगी, जिसकी बहुत चर्चा हो रही है पिछले 3-4 दिनों से। एक डॉक्टर बिटिया जाती है नीतीश कुमार जी के पास, तो वो नकाब पहनी रहती है, तो उसका नकाब वो नीचे कर देते हैं।
लाडली बहना योजना को लेकर हम सब ने जाना और देखा भी है आपकी लोकप्रियता महिलाओं और बच्चियों के बीच में। बच्चियां आपको मामा कहकर संबोधित करती हैं, उसको लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है देश के भीतर और नीतीश जी पर निशाना साधा जा रही है, कहते हुए कि माफी की मांग करे और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा रहा है विपक्षी दल। वहाँ नीतीश जी अपनी बात नीतीश जी ही कहेंगे। हाँ। मैं मानता हूँ कि नीतीश जी जैसे नेता जो आदर के योग्य हैं, कोई दाग नीतीश कुमार जी के इतने साल के मुख्यमंत्री रहने के बाद उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके काम के बारे में नहीं है। जो चीज़ उन्होंने उनके मन में आई सहजता से की, उसको और किसी दृष्टि से नहीं लेना चाहिए। अब आखिरी सवाल, शिवराज जी की आगे की महत्वाकांक्षा क्या है? मैं महत्वाकांक्षी तो नहीं हूँ, महत्वाकांक्षी ही नहीं हूँ। जो काम है उसको बेहतर, बस एक ही इच्छा है। हाँ। कि जब तक सांस चले अपनी जनता की, मैं सच कह रहा हूँ, बाय हार्ट आमतौर पर लोग कितना भरोसा करते हैं, लेकिन अपने लिए ये जीवित जागृत देवता अपनी जनता है, उसकी बेहतर सेवा कर पाएँ। तो अभी जो काम है उसके माध्यम से जब तक हाथ पैर चले, जब तक सांस चले, उस काम के माध्यम से भी हम कैसे सेवा कर सकते हैं वो करते रहें। मोदी जी का जो संकल्प है, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने का, उसमें गिलहरी की तरह अपना योगदान दे सकूं, उसमें लगा हूं और उसी में लगा रहूं। बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए और इतने सहज और सरल तरीके से तमाम कठिन सवालों के जवाब देने के लिए। यकीनन कोई इतना लोकप्रिय नहीं हो जाता। शिवराज जी की यही खासियत है जो बाकी नेताओं से उन्हें बिल्कुल अलग और अलहदा खड़ा कर देती है। लेकिन जी राम जी के जरिए और तमाम जो बड़े मुद्दे हैं उनको राम राम अब नेताजी कैसे कहेंगे, चुनौतियों से कैसे निपटेंगे, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।